दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 11 का जो वेव टॉपिक हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होती है? देखो, स्टैंडिंग वेव फ्रेंड्स अभी तक हमने जो पढ़े हैं, अभी तक हमने पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव में या जो लगातार चल रही है। तो जो वेव चल रही होती है वो इस टाइप की वेव होती है ना, जो लगातार ये देखो इस तरह से मूव कर रही होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। जैसे मान लो कोई एक रस्सी है ना, ये रस्सी का मान लो कि यहाँ पर ये मैंने एक सिरा यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं पर ये बंधी होती, ठीक है, ये कहीं पर इस तरह से बंधी होती, तो ये क्या होता है, यदि ये किसी कौन से एंड पर ये बंधी होती, सपोज करो ये कोई यहाँ पर कोई फिक्स्ड एंड होता, तो फिक्स्ड एंड होता तो ये क्या होता है, यहाँ से टकरा के फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती, इस डायरेक्शन में चलने लगती। तो यदि दो वेव, यदि कितनी, टू वेव जिसमें सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो। अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मान लो कि मैं यहाँ पर सेकेंड मान लो 10 वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो 10 ही वेव तो वापस आएगी। तो यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में यदि सुपर इम्पोज होती है, यदि क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो जब दोनों वेव आपस में जब मिलेगी और जो वेव बनेगी वो कहलाएगी स्टैंडिंग वेव। समझ गया? तो जब दो वेव आपस में सेम एम्पलीट्यूड की सेम फ्रीक्वेंसी की जब दो वेव सुपर इम्पोज होती है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसको हम लोग स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से समझे, जैसे मान लो कि एक जो रोप है उसका मैंने एक इस तरह से मैंने झटका दिया, यहाँ से एक मैंने कोई पल्स बनाया, और चूंकि यहाँ पर ये कौन सा है, फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड है तो ये क्या होगा, यहाँ से ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जब वापस आएगी, ये जा रही थी इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो जब दोनों वेव आपस में लगातार में बनाते ही रहा तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी, और ये आपस में मिल जाएगी और एक नई वेव बनाएगी। अब वो बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि वो दोनों एंड पर क्या है, ये फिक्स हो गई ना, तो ये जाएगी कहाँ, तो ये लगातार जो वेव है वो एक नई प्रकार की वेव बनेगी, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो ये इस तरह से अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ से ये दोनों वेव क्या हो जाएगी, आपस में मिलेगी। अच्छा, जाने वाली जो वेव है और आने वाली वेव है इसके भी डिस्प्लेसमेंट होंगे। मान लो बीच में एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, अब ये आने वाली वेव है और ये जाने वाली पार्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो y1 है, y1 और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो यदि इनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो ये जो पार्टिकल है, अब पार्टिकल तो कहीं मूव नहीं करता, वेव के साथ एनर्जी मूव करती है, तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप लोग देखो यहाँ पर, जैसे हम लोग इसका इंसिडेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या होगा, ए एम्पलीट्यूड तो सेम है ना, ए साइन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वेवलेंथ भी सेम है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहाँ पर इनका क्या बनेगा, यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं वाई नेट, वो होगा वो इनके सुपरपोजिशन से बनेगा, मतलब वाई नेट इक्वल टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव जो है वो आपस में जुड़कर उसका जो वेक्टर सम जो भी होगा उससे सेट होगा कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है,
अच्छा, हम एक बात ये यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो एनर्जी यदि मान लो लॉस नहीं हो रही तो एम्पलीट्यूड भी सेम ही बना रहेगा। ठीक, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस टाइप की जो है वेव वो आपको कहाँ पर एग्जांपल देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि सबसे पहले स्ट्रिंग में है ना, कोई रोप है इसमें, या फिर कोई मान लो कि साउंड वेव है, आर्गन जो पाइप है उसमें भी एक साउंड वेव क्या है, वो भी उसमें भी इस टाइप की ही वेव होती है ना, स्ट्रिंग वेव या वेव इन रोप या साउंड वेव। मतलब हम लोग अभी जो आर्गन वाइव पढ़ेंगे उसमें भी साउंड वेव, ये दोनों में क्या रहता है कि दोनों तरफ से, जैसे मान लो कोई ढोलक है ना, कोई जैसे कोई हारमोनियम है, इसमें जो वेव आती है, या कोई तार जैसे कोई वीणा वगैरह होता है ना, उसमें क्या रहता है, दोनों तरफ से तार बंधे रहते हैं, उसमें जो वेव होती है वो बनती है, वो ऊपर नीचे एक एंड से चलती है दूसरे एंड से चलती है, वो दोनों आपस में फिर एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल देखे। अब हमने इसे निकालना है कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन समझते हैं, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कि इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, और रिफ्लेक्टेड वेव का हमने मान लिया कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, माइनस रिफ्लेक्टेड वे का थोड़ा सा चेंज होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। रिफ्लेक्टेड वे का क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखो अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि जैसे ये जा रही इस डायरेक्शन में, ठीक है, हो गया, तो ये जा रही है, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसमें क्या होगा, ये इस तरह, तो ये एम्पलीट्यूड तो अपोजिट है, अपॉन में है, तो ये माइनस एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और ये चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स में जा रही थी तो माइनस एक्स था, यहाँ पर नेगेटिव एक्स में जा रही थी प्लस हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, मतलब वो जो फेज है वो चेंज हो जाता है, मतलब ये फेज जो है ये 180 डिग्री का चेंज हो जाता है ना, ये इस डायरेक्शन में आ जाता है यहाँ पर, तो ये 180 डिग्री की वजह से यहाँ पर माइनस एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी यहाँ पर ये प्लस एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये माइनस एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर चूंकि ये किसकी तरफ जा रही है, प्लस एक्स की तरफ जा रही है, और इसकी तरफ ये क्या जा रही है, माइनस एक्स की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमें निकालना है इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी वाई नेट बराबर से वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। इसके लिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं आपको इक्वेशन बनाकर बताता हूँ अलग अलग। देखो ये दोनों आपस में मिलेगी, फिर एक अपन फोटोग्राफ खींचेंगे, फोटोग्राफ यानी स्नैपशॉट लेंगे, फिर उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं इक्वेशन बताऊँ, फिर इसके बाद में आपको इसका यानी अपन डायग्राफ बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर इंसिडेंट वेव का है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर है, और ये टाइमिंग है। ठीक है, टाइमिंग जो भी होगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव का होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड माइनस में। ठीक है, मतलब ठीक, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वाई नेट कितना निकलता है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं t बराबर से 0 पर, तो देखो t बराबर 0 होगा, यहाँ पर टाइमिंग 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a साइन माइनस के एक्स होगा, तो माइनस के एक्स होगा तो माइनस सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन के एक्स। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी t 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें वही मिलेगा a साइन के एक्स, और दोनों को यदि हम वाई नेट जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस 2a साइन के एक्स। ठीक है, चलिए अगला जो है मान लेते हैं हम ये t/4 पर, तो t/4 पर यदि हम देखेंगे तो a साइन, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और t की वैल्यू कितनी है t/4 माइनस के एक्स, t से t कट गया, 2 से 4 कट गया, तो ये आ गया आपका a साइन पावर 2 माइनस के एक्स,
तो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ए कॉस के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ए कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा की जगह फिर वही आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। और साथ में टी की वैल्यू कितनी है, t/4 मल्टीप्लाई में प्लस के एक्स है, तो ये टी यानी साइन 90 आ जाएगा। फिर साइन 90 माइनस, यानी यहाँ पर तो प्लस है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर माइनस था, तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये माइनस। अब ये ए कॉस के एक्स है, ए कॉस के एक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अब थर्ड कंडीशन देखते हैं हमारा t इजिकल टू टी हाफ पर। तो ए साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी/2 माइनस के एक्स, टी से 2 कट गया और टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, 90 माइनस थीटा आ गया, 180 आ गया। साइन 180 माइनस के एक्स आ गया। अब 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस, तो 180 माइनस थीटा कितना होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा होता है। क्यों, देखो इसमें यदि ए सी टी एस, ठीक है, तो 180 माइनस थीटा यदि बोल रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ए साइन के एक्स, ठीक है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब अगला देखते हैं, ए माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी/2 प्लस के एक्स, ठीक है। टी से टी कट गया और 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, माइनस ए साइन 180 प्लस के एक्स। अब 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आगे जाएगा ए साइन के एक्स। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 2a साइन के एक्स। चलिए अब t बराबर से कितना ले लेते हैं, 3t/4, तो a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा और 3t बाय कितना 4 माइनस कितना है के एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये सॉरी t से t कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा a साइन 270 माइनस के एक्स। अब 270 माइनस के एक्स की बात करेंगे तो ये कहाँ पे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ए कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए कॉस एक्स आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे तो ए साइन ऐसे ही लिखेंगे तो 270 प्लस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ चलेगा, आप 270 प्लस के एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए कॉस माइनस में आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए कॉस के एक्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर लास्ट टाइम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बार और करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग t इजिकल टू कैपिटल टी लिखते हैं, तो a साइन यहाँ पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई टी माइनस के एक्स, टी से टी कट जाएगा, a साइन माइनस के एक्स आ जाएगा, माइनस के एक्स यानी सामने आ जाएगा, तो a साइन के एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी t लिखेंगे तो ये माइनस a साइन 2 पाई अपन कैपिटल टी मल्टीप्लाई टी प्लस के एक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन ए एक्स, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा, -2a साइन के एक्स आ जाएगा।
तो देखें इसमें क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसको इस पैटर्न को समझें। -2a sin के एक्स आया, फिर 0 आया, फिर 2a के एक्स आया, फिर 0 आया, फिर -2a के एक्स आया, है ना। मतलब आप पैटर्न देखो, समझो थोड़ा सा। पहले आपका क्या आया था, -2a sin के एक्स आया, ठीक है। फिर आपका 0 आया, फिर +2a sin के एक्स आया, फिर 0 आया, फिर -2a sin के एक्स आया, फिर 0 आएगा। यही पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इसका ग्राफ। t बराबर से 0 पर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो t बराबर से 0 पर सबसे पहले 2a sin के x का यदि हम बना रहे हैं, तो आप समझ लो जो साइन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और चूंकि माइनस है तो माइनस एम्पलीट्यूड है, मतलब नीचे से चालू होगा, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर जो मैक्स इस एम्पलीट्यूड को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 2a, यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर -2a मान लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर हम लोग टाइमिंग में अभी एक बार नोट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पर है आपका t/4 है, यहाँ पर आपका t/2 है, यहाँ पर आपका 3t/4 है, यहाँ पर आपका t है ना। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक। यानी 5t/4 है यहाँ पर, एंड सो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये अपन ने कब बनाया, पहला 2a sin के x पर, ठीक है। अगला आप क्या बनाएंगे, 0 पर। तो 0 पर यदि हम बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 0 पर बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर जो है वेव आगे नहीं बढ़ रही, जहाँ की वही ये सब मीन पोजीशन पर ही है, ठीक है। कोई आगे नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। चले, थर्ड अपना आ जाता है यहाँ पर। देखो अब थर्ड क्या है अपना, +2a के x, है ना। मतलब थर्ड यदि अपन बनाते हैं यहाँ पर, मतलब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से ये ग्राफ ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 0 वो बना था, नीचे से स्टार्ट हुआ था, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ क्योंकि ये प्लस एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही यहाँ पर t/4, यहाँ पर t/2, यहाँ पर 3t/4, यहाँ पर t आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। चलिए पांचवा ग्राफ फिर से वैसे ही बनाना, कैसा, यहाँ से फिर 0 पर बनाना है। तो 0 पर फिर वही कुछ भी नहीं चेंज होगी। फिर इसके बाद फिर t बराबर से t पर यदि बनाना है, फिर यहाँ पर देखेंगे t बराबर से t पर, फिर वही y बराबर से कितना है, y बराबर से -2a sin x है, मतलब ये माइनस की तरफ जाएगा, सॉरी। तो यानी इस तरह से बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब इन पूरे ग्राफों को यदि अपन मिला दें, तो देखो इन पूरे ग्राफों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये एक ग्राफ था, ये दूसरा 0 था, फिर ये ऊपर की ओर ग्राफ था, फिर ये 0 था, फिर नीचे की ओर ग्राफ था। मतलब इन पूरे ग्राफों को देखो, पहले नीचे ये वाला जो पार्टिकल देखना, ये पार्टिकल पहले नीचे था, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर नीचे गया। मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये वाले जो पॉइंट्स है, देखो ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स से अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मीन पोजीशन से ऊपर है, फिर मीन पर आया, फिर मीन से नीचे चले गए, फिर मीन पर आया, फिर ऊपर चले गए। मतलब जो कुछ पार्टिकल हैं जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पर एकदम जमे हुए हैं, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पार्टिकल का लगातार एक ही पोजीशन पर रहकर ऊपर नीचे होना, यही तो है आपका स्टैंडिंग वेव। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो ये यहाँ पर किस तरह से ये दोनों वेव मिलकर ऊपर नीचे अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे हो रही है। तो ये वाले जो पार्टिकल है ये यहाँ से मूव नहीं हो रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल स्टेबल पॉइंट, ठीक है। और ये बाकी जो है ये लगातार मूव हो रहे हैं, ये ऊपर नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान से देखो। ये है आपकी स्टेशनरी वेव, या जिसको हम लोग क्या मतलब अप्रगामी तरंगे हिंदी में कहते हैं, स्टेशनरी वेव।
ठीक है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये मोशन करती है। ठीक, ये जितनी भी वेव है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हर पार्टिकल जो है वो लगातार वो क्या करता है, इसमें हमेशा मतलब वो SHM ही करता है। SHM मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, एनर्जी लूज होती नहीं है इसमें, क्योंकि मान ले चल रहे हैं हम लोग कि वो एनर्जी कहीं पर क्या नहीं हो रही है, सपोज करो बर्बाद नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब एनर्जी लूज क्यों नहीं हो रही, देखो एक पार्टिकल है, जब वो मीन पोजीशन पर आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वो ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी जब बीच में आता है तो वही काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। बस इस तरह से मूवमेंट चलता रहता है और वो लगातार एनर्जी को कहीं पर भी कैरी नहीं कर पाती है ना, वो अपनी पोजीशन पर बनी रहती है, तो एनर्जी लॉस नहीं होती इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कहीं पर कोई रबर बैंड वगैरह, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर एक मैंने रबर बैंड बांध दिया, मतलब यहाँ से मैंने एक रबर बैंड बांध के छोड़ दिया, तो आपको क्या लगता है थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, वो ऊपर नीचे मूव करेगी ना, ये वाला पार्ट। देखो ये वाले पार्ट तो बंधे रहेंगे, ये तो कहीं मूव हो नहीं सकते, तो ये दोनों वेव जो आपस में कोलाइड हो जाएगी, इन्हें क्या बनाएगी, ये एक स्टैंडिंग वेव बना लेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, रस्सी में, स्प्रिंग में बहुत जगह पर ऐसा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर बहुत तेजी से मूव करते हैं, कुछ अपनी पोजीशन से, ये वाले जो पार्टिकल है ये मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते उनको हम लोग बोलते हैं नोड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। ठीक है, और कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूव करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं इसको, एंटी नोड्स। ठीक है, तो नोड्स और एंटी नोड यानी इसको हम लोग ए और इसको एन कहेंगे, इसको ए और इसको एन कहेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग एंटी नोड कहते हैं और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नोड्स कहते हैं ना। तो ये याद करें, तो नोड्स मीन जो होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब जीरो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, जीरो। A particle which do not show any displacement called nodes. Particle which shows maximum displacement with the time called antinodes. ठीक है, तो आप ये नोड्स और एंटीनोड्स को आप अच्छी तरह से समझ। ये नोड्स और एंटीनोड्स जो है वे बदल जाने पर इनकी पोजीशन बदल जाती है, यानी हर अलग अलग वे में इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। जहाँ पर पहले एंटीनोड बन रहा था वहाँ पर दूसरी वे में वही नोड्स बन सकता है। लेकिन इन नोड्स की पोजीशन क्या क्या हो सकती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे नोड्स और एंटी नोड्स में। ठीक है, देखिए अब जैसे मैं एक वेव बनाकर बता, इस वेव में अपने को यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो जीरो मान लो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी λ/4, यहाँ पर हो जाएगी λ/2, यहाँ पर हो जाएगी 3 λ/4 और यहाँ पर हो जाएगी लैम्डा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगी 5 λ/4, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। अब आपको बताना है यहाँ पर देखो कि नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ कहाँ बनते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले λ/2 पर बना, कहाँ पर बना, λ/2 पर, फिर ये लैम्डा पर बना यानी 2 λ/2 पर बना, फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहाँ पर बना, यहाँ पर यानी 6 λ/4 यानी 3 λ/2 पर बना, 3 λ/2 पर बना। तो ये जो पोजीशन होती है नोड्स की, नोड्स हमेशा कहाँ कहाँ बनते हैं, नोड्स की पोजीशन होती है, नोड्स की पोजीशन होती है λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 λ/2 ये होती है नोड्स की पोजीशन। ठीक है, यदि हम देखें कि एंटी नोड्स कहाँ बनते हैं, एंटी नोड्स की पोजीशन आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर एंटी नोड्स बनता है, यहाँ पर देखो ये बना कहाँ पर, λ/4 पर बना, फिर उसके बाद 3 λ/4 पर बना, 3 λ/4 पर बना, फिर कहाँ पर बना, 5 λ/4 पर बना, फिर कहाँ पर बना, यहाँ पर 7 λ/4 पर बना। ठीक है, ये जो होती है ये एंटी नोड्स की पोजीशन होती है। अच्छा, चाहे दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस देखो यहाँ पर λ/2 और फिर लैम्डा, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये λ/2 ही डिस्टेंस है। ठीक है, घटा भी सकते हैं आप,
तो डिस्टेंस यदि आप निकालोगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स कितनी निकलती है, लैम्डा बाई 2 बिटवीन नोड्स, ठीक है। अच्छा वैसे ही क्या होता है, अब ये लैम्डा बाई 4 और 3 लैम्डा बाई 4 इनके बीच का भी डिस्टेंस यदि निकालोगे तो वो भी कितनी निकलेगी, वही लैम्डा बाई 2 निकलेगी। यानी एंटी नोड्स में भी डिस्टेंस कितनी निकलती है, लैम्डा बाई 2 निकलती है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकलती है, लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2 ही डिस्टेंस निकलेगी। अच्छा यदि कोई दो कॉन्सेक्यूटिव लैम्डा मतलब नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस यदि हम निकालें, यानी लैम्डा बाई 2 में से लैम्डा बाई 4 यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 4। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स एंड एंटी नोड्स कितनी निकलेगी, वो लैम्डा बाई 4 निकलेगी। तो नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 और नोड्स और एंटी नोड्स कॉन्सेक्यूटिव जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होती है। चलो अब हम इनके बीच का इक्वेशन निकालने का प्रयास करेंगे। इनमें वाई नेट का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगा। एक सबसे पहले वाई आई क्या होता है आपको मैंने बताया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, और रिफ्लेक्टेड वे का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, ए साइन माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, ठीक है। वाई नेट क्या होगा मैंने आपको बता दिया था कि वाई आई प्लस वाई आर यानी वेक्टर सम ऑफ, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा साइन ए और साइन बी का, मैं यहाँ पर क्या साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, यानी ए कॉमन निकाल लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी बराबर जो होता है वो होता है 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। यहाँ पर क्या होता है कॉस ए प्लस बी और साइन होता है माइनस ए माइनस बी बाय 2। चल इसको सॉल्व करेंगे तो ए कॉस में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, के एक्स से के एक्स कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। वैसे यहाँ पर साइन अपन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 2 के एक्स डिवाइड बाय 2, 2 से 2 दोनों जगह कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y नेट इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी साइन माइनस के एक्स बाहर आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी पोजीशन आ जाएगी, वाई नेट की पोजीशन आ जाएगी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये सब किसकी वैल्यू है, वाई नेट की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब एक बात ध्यान दें यहाँ पर, ये जो ओमेगा टी है, अच्छा वेव का जो इक्वेशन होता था, वेव का इक्वेशन आता था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो ये रहता था इसमें फेस, ठीक है। अब फेस की जगह इस बार तो इसमें अलग अलग आ गया, यानी यहाँ पर साइन के एक्स आ गया और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी आ गया। तो देखो इसका मतलब है कि ये फेस हो गया और ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। मतलब इसमें जो शुरू वाली जो वैल्यू है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड, क्या कहलाएगी ये एम्पलीट्यूड कहलाएगी, और ये सेकंड वाली जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, फेस कहलाएगी। अच्छा ये फॉर्मूला जो होता है ये कैसा भी हो सकता है, यहाँ साइन की जगह कॉस आ सकता है, कॉस की जगह साइन आ सकता है, या दोनों साइन आ सकते हैं या दोनों कॉस आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस फर्क इस बात से है कि एक में के एक्स होना चाहिए और एक में ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि ये किसकी जो है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। स्टैंडिंग वेव में हमेशा एक में के एक्स एक में ओमेगा टी आता है ना, और के एक्स वाला जो है वो हमेशा एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा टी वाला हमेशा फेस होता है, फेस है ना, जो मतलब ये ऊपर नीचे मूव कर रही है, ये एम्पलीट्यूड कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है ये बताएगा। तो ठीक है, अब हमें ये बताना है यहाँ पर, इसको हम लोग यदि देखो
एक बात यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नोड कंडीशन में बताऊं, यहाँ पर नोड कहाँ कहाँ बनेंगे। तो नोड जब बनता है तो नोड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि वाई नेट हमेशा कितना आना चाहिए, उसके लिए वाई नेट हमेशा 0 आना चाहिए। नोड कंडीशन में वाई नेट कितना होगा, 0। तो नोड की जो कंडीशन है ना, वो पोजीशन क्या होना चाहिए, देखो 0 कंडीशन है, इसका मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, 0। यानी साइन के एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कोस ओमेगा टी कितना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो है एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए, ठीक है। तो के एक्स जो 0 होगा वो कब होता है, साइन की वैल्यू 0 कब कब आती है, के एक्स बराबर से 0 आती है, एक तो 0 पर आती है, दूसरा यहाँ पर पाई पर आती है, फिर 2 पाई पर आती है, फिर 3 पाई पर आती है, एंड सो ऑन, ठीक है। के की वैल्यू यदि हम लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स बराबर से 0 पाई 2 पाई 3 पाई और आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर क्या आएगी, लेमडा बाई 2, फिर कितनी आ जाएगी, 2 लेमडा बाई 2, फिर कितनी आ जाएगी, 3 लेमडा बाई 2। इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से एक्स की पोजीशन, यानी देखो नोट्स कहाँ कहाँ पर बनेंगे हम वो डिसाइड कर सकते हैं। ये डिसाइड ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक तो आपका यदि मान लो ये 0 वाली पोजीशन है, ठीक है, ये जो वेव बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर तो यह हो गया लेमडा बाई 4, यहाँ पर हो गया लेमडा बाई 2, यहाँ पर हो गया 3 लेमडा बाई 4, यहाँ पर हो गया लेमडा। तो देखो यहाँ पर ये लेमडा बाई 2 पर ये मिला लेमडा बाई 2, ठीक है, पहली पोजीशन, फिर 2 लेमडा बाई 2 यानी ये दूसरा, फिर इसके बाद ये 3 लेमडा, नहीं इस तरह से ये जो पोजीशन है ये सब किसकी है, ये नोड की पोजीशन है, ठीक है, नोड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, इतना समझ गए यहाँ पर। अच्छा एंटी नोड कहाँ पर बनेंगे, एंटी नोड के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा और एंटी नोड में अभी नोड्स में भी डिस्टेंस आप गैप देख सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच का लेमडा बाई 2 फिर लेमडा बाई 2, ठीक। एंटी नोड्स के लिए हमेशा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब जो साइन के एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पर एंटी नोड्स साइन के एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, 1 हो सकती है। 1 पोजीशन कब कब होती है यहाँ पर, यानी पाई बाय 2 पर, ठीक है, और साइन 90 पर होती है। इसके अलावा 3 पाई बाय 2 पर, ठीक है, चाहे प्लस माइनस 1 कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फिर क्या होगी 5 पाई बाय 2 पर, फिर क्या होगा 7 पाई बाय 2 पर, एंड सो ऑन। के की वैल्यू लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स बराबर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पहली बार में आ जाएगी, ये आ जाएगी लेमडा बाई 4, ये आ जाएगी 3 लेमडा बाई 4, ये क्या आ जाएगी 5 लेमडा बाई 4, ये क्या आ जाएगी 7 लेमडा बाई 4 एंड सो ऑन। ये इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो है किस तरह से, मतलब इन पोजीशन पर, अब इसको मैं बनाकर बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर यदि हम इसको ये जो है आपकी लेमडा बाई 4 पर है, ये आपकी लेमडा बाई 2 है, ये आपकी 3 लेमडा बाई 4 है, ये लेमडा यानी लेमडा की है। तो ये देखो पहला एंटीनोड यहाँ पर ये बना लेमडा बाई 4 पर, ठीक है, यहाँ पर, फिर इसके बाद 3 लेमडा बाई 4 पर यहाँ पर ये बना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी जो है एंटीनोड की पोजीशन होती है, जो मतलब लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 इतनी जगह पर है ना। अच्छा अब ऐसे हम लोग फेज के बारे में समझे, जो फेज जो होगा वो कैसा फेज बनेगा। देखो फेज जो है एक्चुअल में फेज की जो पोजीशन है, जिस तरह से नोड जो होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। देखो टाइम क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। देखो लेमडा बाई 2 पर यहाँ पर क्या बनेगा, यदि नोड्स बनेगा, लेमडा बाई 4 पर एंटी नोड बनेगा। पोजीशन टाइम क्या है, मतलब इससे ये इंडिपेंडेंट है।
तो अब जो फेस है, फेस किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं लिखूं, अभी अपन ने क्या निकाले, 2a साइन के एक्स ओमेगा टी, ठीक है, माइनस, एक्चुअल में हमारा जो फेस है वो ओमेगा टी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये ओमेगा टी डिसाइड करता है कि फेस क्या होगा। अच्छा देखो, फेस का मतलब क्या है कि मतलब इस ये कब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जाते हैं और कब ये मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड में जाते हैं, ठीक है, फेस अपने को दिखाना है ना। तो चलिए अपन नोड्स के लिए बात करते हैं। नोड्स के लिए, अब नोड्स का तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो तो कभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाते नहीं, मतलब उसके लिए जो है कोस ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर ये क्या होगी वैल्यू, ठीक है। साइन के एक्स क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कॉस की जो वैल्यू है वो जीरो कब होती है, ओमेगा टी बराबर से कॉस जीरो जीरो पर होती है ना, इसके अलावा 180 पर होती है ना, 2 पाई पर होती है, 3 पाई पर होती है, 4 पाई पर होती है एंड सो ऑन, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपन कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। यदि हम इसके पाई को पाई से काट दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टी बाय टू, 2t/2, 3t/2, 4t/2। चलो तो ये जो है इस टाइम पर यहाँ पर ये नोड की कंडीशन यहाँ पर, हालांकि t/2 पर, 2t/2 पर, 3t/2 पर, 4t/2 पर है ना। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो t/2, t, 3t/2 और फिर t एंड सो ऑन, इस तरह से आगे ये नोड की मतलब पोजीशन है ना, इतने टाइम पर नोड्स मिलेंगे है ना पूरे पार्टिकल्स। अच्छा ये अब हम एंटी नोड्स की यदि बात करेंगे, यानी इस टाइम पर ध्यान देना, हमेशा हर पार्टिकल जो है वो कितना शो करेगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा हर पार्टिकल। हर पार्टिकल देखो, यदि मान लो सपोज करो कि यहाँ पर इस तरह से देखो, यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल है हमेशा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा नहीं, ये वाला जो हर पार्टिकल जो है वो बीच वाली पोजीशन पर आएगा, लेकिन कब कब आएगा, पूरे एक टाइम पीरियड में t/2 पर, फिर t पर, है ना, मतलब एक टाइम पीरियड में वो 2 बार नोट की कंडीशन में आएगा, यानी जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, हर पार्टिकल शो करेगा, ठीक है। अच्छा एंटी नोट की कंडीशन क्या है, एंटी नोट कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी उसको, एक तो मतलब 90 पर मिलेगी, ठीक है, और 3π/2 पर मिलेगी, 5π/2 पर मिलेगी, 7π/2 पर मिलेगी एंड सो, ठीक है। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है, पाई से पाई हम काट दें तो ये क्या मिल जाएगा, t/4, ये मिल जाएगा 3t/4, ये मिल जाएगा 5t/4, ये मिल जाएगा 7t/4 एंड सो। और इस टाइम पर ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम एंटी नोड्स मिलेंगे है ना। मैक्सिमम एंटी नोड क्या एक्चुअल में देखो, यहाँ पर ये जो है ये आएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है ना, तो ये वाला जो है ये कहाँ पर आएगा, ये t/4 की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो एक टाइम पीरियड में ये फोर्थ टाइम में, ये फोर्थ टाइम में ये कहाँ जाएगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन में जाएगा, ठीक है। देखो t/2 पर ये कहाँ जाएगा, t/4 पर ये ऊपर है, t/2 पर ये फिर मीन पोजीशन पर जाएगा, फिर ये फिर t/4 पर ये कहाँ पर जाएगा, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में आ जाएगा, फिर t/2 पर फिर मीन पोजीशन पर आएगा, मतलब एक पूरे टाइम पीरियड में ये टाइम ऊपर और ये नीचे जाता है, ठीक है, ऊपर और नीचे जाता है, ठीक। इस तरह से ये आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक पूरे टाइम पीरियड में ये 2 बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रीच करेगा। तो ये जो कंडीशन है ये अपनी किसकी है,
ये एंटी नोड्स की कंडीशन है ना। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए अब हमारे जो रह गया एक स्टैंडिंग वेव तो बनाया हमने, लेकिन ये अभी हमने कहाँ से बनाया, ये फ्रॉम द मतलब फिक्स्ड एंड से था, ठीक है। अब हम जो एक दूसरा वीडियो में अभी जस्ट इसके बाद बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग को ये मैं बताने का प्रयास करूंगा कि फ्री एंड से किस तरह से ये मतलब स्टैंडिंग वेव बनाता है, उसका का इक्वेशन बनेगी और उसकी फेस कंडीशन क्या होगी नोड और एंटी नोड की, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम अगले वीडियो में इसमें डिफरेंस भी देखने का प्रयास करेंगे ट्रेवलिंग वेव में और स्टैंडिंग वेव।